आइए आज देखते हैं कोविड-19 जो एक बीमारी है, ये एक पैंडेमिक घोषित कर दी गई है। इसका प्रभाव किन-किन क्षेत्रों पर कैसे-कैसे पड़ने वाला है। ये क्षेत्र में इन क्षेत्रों में मैं शामिल करने जा रहा हूँ इन्फोडेमिक इन्फोडेमिक जैसी समस्या है। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगा अथॉरिटेरियन लीडर्स हैं, उनके लिए क्या है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या, और नई कुछ नई समस्याएँ हो सकती हैं क्या। इसके अलावा हम बात करेंगे अगर हेल्थ और प्राइवेसी में आपको कोई एक फाइंड आउट करना हो, फिगर आउट करना हो, तो आप किसे चुनेंगे, आप किसे चुनेंगे, ये इसे देखेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि कोरोना वायरस का असर मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे ह्यूमैनिटीज़ विषय है, ये कितना महत्वपूर्ण है ऐसी बड़ी समस्याओं से लड़ने के लिए। इसके अलावा हम बात करेंगे आने वाले समय में सरकारें फ़िलासफ़ी पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी या साइंस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी, ये एक देखने वाली बात होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे क्या ये महामारी की वजह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या एक ग्लोबल लीडरशिप की नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली है क्या, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि महिलाओं पे इस पैंडेमिक का क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे चाइल्ड एजुकेशन पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो यूथ हैं उनके रोजी ईयर्स में मैरिज पर क्या असर पड़ने वाला है, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ बेहद सीरियस इशू हैं जिस पर बात करूंगा मैं, जैसे वो हैं सेक्स वर्कर्स पे क्या असर पड़ने वाला है, जो दिव्यांग हैं उन पे क्या असर पड़ने वाला है, जो सामाजिक संरचना है उस पे क्या इसका कोई असर पड़ने वाला है क्या। इसके अलावा हम बात करेंगे जो सामाजिक समरसता थी, एक क्षेत्र विशेष के लोगों में आपसी जो समरसता थी उस पे क्या असर पड़ा है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज सोशल मीडिया के दौर में वायरस से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला एक नई बीमारी है, वो है इन्फोडेमिक। अगर गलत जानकारी मतलब किसी भी व्यक्ति के सामने आ रही है तो उसका किस हद तक गलत असर पड़ने वाला है और उसे रोकना बेहद मुश्किल होगा, विशेष रूप से तब जब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की बात हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो ऐसे में सरकारों के लिए भी ये रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है और यहाँ पर प्राइवेसी कैसे जुड़े तो और मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके की इन्फोडेमिक है, इसे किसी विशेष रिलीजन को, किसी विशेष नस्ल को, किसी विशेष कंट्री को, किसी विशेष रीजन को और किसी विशेष जेंडर को इसका निशाना बनाया जाता है। ऐसे इन्फोडेमिक की वजह से, जो कि कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। जैसे मान लेते हैं हमारे देश भारत में एक धर्म विशेष के लोगों को इसके फैलने का प्रमुख कारण बताया गया। यहाँ पर हाँ, ये सही है कि उनकी जो एक नैतिक जिम्मेदारी थी इस चीज़ को समझने की, वो नहीं समझ पाए और कहीं ना कहीं इसका प्रमुख कारण वही था, वहाँ भी इन्फोडेमिक ही था। लोग बोल रहे थे कि जो मतलब जो इस्लाम धर्म कबूल करने वाले लोग हैं और जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं दिन में 5 बार, ऐसे लोगों को ये सब कोरोना वायरस क्या कर पाया गया। तो इस तरीके ये देखते हैं कि एक इन्फोडेमिक की वजह से ही ये इस तरह की समस्याएं हैं और फिर ऐसे एक समुदाय के लोगों को इस तरीके की समस्याओं को झेलना पड़ता है। इसीलिए वहाँ के इसी तरीके से विशेष रेस के लिए भी ये समस्या हो सकती है। इसी तरह विशेष कंट्री, जैसे इसे नाम दिया गया चाइनीज़ वायरस, वुहान वायरस। क्या आपको पता है कि जो स्वाइन फ्लू है वो इमर्ज हुआ था, वो ओरिजिनेट हुआ था अमेरिका में। क्या उसे कभी अमेरिकन वायरस कहा गया? नहीं, और ना ही कहा जाएगा। क्यों? तो इस तरीके से हम ये देखना है कि एक विशेष कंट्री को निशाना क्यों बनाया जाता है, एक डिस्क्रिमिनेशन का भाव लोगों के अंदर क्यों पैदा किया जाता है, एक एनमिटी बढ़ाने की क्यों बात की जाती है, ये भी देखने वाली बात है। और इसी तरह एक विशेष क्षेत्र विशेष के लोगों को, अब फिर यहाँ दूसरी बात ये भी देखने वाली है कि जो साउथ ईस्ट एशिया के जितने जो लोग थे, विशेष रूप से साउथ एशियन जो लोग थे, उन्हें यूरोपियन कंट्री में एक विशेष तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। इस तरीके का पैंडेमिक जब आउटब्रेक हुआ, उन्हें वहाँ यूरोपीय कंट्रीज़ और जो अमेरिकन कंट्रीज़ है वहाँ पे उन लोगों के साथ एक अलग तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस किया गया। उन वहाँ के लोगों को ऐसा लगता था कि जो साउथ ईस्ट एशिया और एशियन कंट्री से लोग हैं ये कोरोना वायरस को फैलाने के सबसे बड़े वाहक साबित हो सकते हैं। ये बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जेंडर की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं पाकिस्तान जैसे देश में, और हो सकता है किसी अन्य पिछड़े सोसाइटी में भी ये संभव है कि महिलाओं को ही ऐसे कोरोना वायरस के सबसे बड़े वाहक के रूप में देखा जा सकता है।
तो आ, इस पैंडेमिक का असर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं, क्या उनके पावर पे कोई असर पड़ने वाला? हाँ, बिल्कुल। ऐसा माना जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सरकारों को इस बड़ी समस्या से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा पावर दिया गया है। ऐसे में इस पावर का इस्तेमाल ये कितना रिस्पॉन्सिबल वे में करती हैं, ये तो देखने वाला समय बताएगा। लेकिन अब तक ये देखा गया है कि जब सरकारों को एक बार एक्सेसिव पावर मिल जाता है तो उसे वो किसी भी बड़ी समस्या से निपटने के बाद उस पावर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसे में डर इस बात का भी है कि आने वाले समय में क्या जो अथॉरिटेरियन लीडर्स हैं वो अपने ग्रिप को और टाइट करेंगे क्या, और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उन्हें कुछ कम करने की कोशिश करेंगे क्या, ये आने वाला समय बताएगा। इसके अलावा अगर अगर इसी में हम देखें कि ये समस्या क्यों, अथॉरिटेरियन रूल की समस्या क्यों है। जैसा हम जानते हैं कि आज राइट विंग पॉलिटिक्स है, एक कल्चरल नेशनलिज्म वाली पॉलिटिक्स है। तो ऐसे में जो एक एक पॉपुलिस्ट फिगर है वो उभर के सामने आता है, और ऐसे में जब एक पॉपुलिस्ट फिगर आता है तो वो कहीं ना कहीं जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है उसका रास्ता अथॉरिटेरियन रूल तक जा सकता है। ये बड़ी समस्या है। और इसी तरह हम देखते हैं कि आज के दौर में हर बड़ी सरकारों के पास एक सर्विलांस सिस्टम है, एक सोफिस्टिकेटेड सर्विलांस सिस्टम है। ऐसे में वो अपने विरोधियों को या फिर अपने सहयोगियों को भी अपने इस रूल को इस्टेब्लिश करने के लिए ज़्यादा और अपने ग्रिप को टाइट करने के लिए ऐसे सर्विलांस का इस्तेमाल, ऐसे डाटा का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल निहितार्थों के लिए कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें हमेशा, डेमोक्रेटिक हों या ना हो, उनमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता रहा है किसी ना किसी मुद्दों को लेकर, किसी क्षेत्र विशेष में। तो ऐसे में जब अथॉरिटेरियन रूल हो जाएगा तो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है इसे दबाने के लिए वो कुछ ऐसे साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो अनैतिक हो, और ये तभी संभव है एक सर्विलांस सोफिस्टिकेटेड सिस्टम हो, तभी ये हो सकता है। अब आइए जानते हैं फॉल्स डाइकोटोमी ऑफ हेल्थ एंड प्राइवेसी। ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा। लोग कहे कि आपको अपनी जान बचानी है या आपको प्राइवेसी चाहिए। असल में इस सारी समस्याओं से लड़ने के लिए सरकार को बहुत सारे डेटा जुटाने पड़ते हैं, ट्रेस करना पड़ता है लोगों को, और इसके अलावा बहुत सारी पर्सनल जानकारियां भी देनी पड़ती हैं। तो ऐसे में ये एक मुद्दा उभर के आया कि आपको अपनी जान बचानी है या आपको अपनी प्राइवेसी बचानी है। तो ऐसे में अगर ये ऑप्शन दिया जाए तो ये कितना सही है? मैं तो कहूँगा कि ये ऑप्शन ही गलत है। हम कैसे कर सकते हैं कि हेल्थ को लेंगे, प्राइवेसी को नहीं लेंगे? बल्कि ये होना चाहिए कि हेल्थ और प्राइवेसी दोनों को मैं संरक्षित करूँगा। क्यों? क्योंकि ये आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। जैसे कहा जा रहा है कि जो पहले की सरकारें थी, जब उनका एक सिटीजन पे बहुत सोफिस्टिकेटेड सर्विलांस सिस्टम नहीं था, तब वो सिर्फ ओवर द स्किन सर्विलांस करती थी। मतलब उनके शरीर के बाहरी अंगों में वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, तो बस, और किसको टैक्स कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों पर सर्विलांस किया जा सकता है। लेकिन आज के समय में ये आपके अंडर द स्किन सर्विलांस भी कर सकते हैं। अंडर द स्किन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आप किसी मोबाइल पे किसी का भाषण सुन रहे हैं या किसी की कोई चीज़ देख रहे हैं। ऐसे में आप उस चीज़ को देख के या सुन के किस तरीके का रिएक्ट करते हैं। अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, आपका टेम्परेचर बढ़ जाए। ऐसे में जो सरकार है ये सर्विलांस ये ट्रेस कर सकती है कि इस आदमी को ये फला चीज़ परेशान कर रही है, और हो सकता है अगर वो बीमारी वो किसी उस देश के किसी शासक की हो तो ऐसे में वो ट्रेस कर सकता है। ऐसे लोगों का फिर एक डेटा प्रोफाइलिंग कर सकता है, और आने वाले समय ऐसे लोगों को समस्या हो सकती है। तो ये एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पैंडेमिक की वजह से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं इनके द्वारा अटैक बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ऐसे में ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि सरकारें, जो सरकारी इस्टेब्लिशमेंट हैं उनकी वेबसाइट्स हैं उन पे तो अटैक हुआ ही है, बाकी जो इंडिविजुअल हैं उन पे भी इसका ज़बरदस्त असर हुआ है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो बिग कॉरपोरेशंस हैं, ऐसे में इनका आउटरीच इस समय
लॉकडाउन की स्थिति में बहुत तेज़ी से बढ़ा है लोगों के बीच। ये लोग ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे में बिग कॉरपोरेशन के पास ये पूरा मौका है कि ऐसे लोगों के डेटा को जुटाए, प्रोफाइलिंग करे और अपने अपने फ़ायदे के लिए, मॉनेटरी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करे। ऐसे में इनका भी जो अनएथिकल बिहेवियर रहा है, और थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा कि कैसे अमेरिकन सीनेटर के सामने जो जो वहाँ की अमेरिका की जो कांग्रेस है, लेजिस्लेचर, उसके सामने फेसबुक और फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को बुला के इस पर चर्चा की गई। तो ये भी देखने वाली बात है कि ऐसे बिग कॉरपोरेशन अनएथिकल तरीके से लोगों के पर्सनल डेटा को न चुराएं और ना ही उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करें। तो कोरोना वायरस का असर मेंटल हेल्थ पे क्या कर पड़ने वाला है? अगर आपको याद होगा तो, अगर मुझे सही से याद नहीं है, 2018 या 19 में WHO ने इनमें से किसी एक वर्ष को एक लेट्स टॉक नामक एक थीम तैयार किया था, जिसमें मेंटल हेल्थ पे लोगों को बात करने की बात कही गई थी। तो ऐसे में अब पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारे लोग अपने घर के अंदर ही बंद पड़े हैं। लेकिन उनका क्या, जो डेस्टिट्यूट टाइप के हैं, जिनका कोई सोशल सपोर्ट नहीं है, जैसे जो सीनियर सिटीजन हैं और जो डेस्टिट्यूट हैं, जो जो चिल्ड्रेन हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, जो घर के अंदर बंद हैं, ऐसे लोगों पर इस लॉकडाउन का बहुत ही नेगेटिव असर पड़ने वाला है। और नेगेटिव असर पड़ने का मतलब ये हुआ कि उनका मेंटल हेल्थ पर एक नकारात्मक असर पड़ने वाला है। ये भी देखने वाली बात होगी। अब सरकार इसके लिए, भारत जैसे देशों में तो कम से कम अब तक कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया है। बस एक कोई हेल्पलाइन जारी की गई है, उसके अलावा और कोई बड़े स्तर पे इसके लिए प्रयास नहीं किया गया है मेंटल हेल्थ को ध्यान। तो जो इस प्रकार की महामारी है, इससे लड़ने के लिए सिर्फ बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स जैसी चीज़ें ही काम आने वाली हैं, या फिर जो ह्यूमैनिटीज़ विषय हैं जिसमें एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जुड़ता है, ऐसी चीज़ों का भी ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत है। ये मैं स्नैपशॉट लिया हूँ नेचर मैगजीन से, और यहाँ पे जो लेखक हैं हेतन शाह, ये ब्रिटिश एकेडमी के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने जा रहे हैं। तो इन्होंने ये बात की है कि ऐसी बड़ी समस्याओं से लड़ने के लिए हम सिर्फ जो हार्ड साइंस हैं उन्हीं का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि आने वाले समय में हमें ह्यूमैनिटीज़ का भी सहारा लेना पड़ेगा। और इनकी बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये ब्रिटिश एकेडमी के चीफ एग्जीक्यूटिव बने जा रहे हैं, और इससे पहले रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी में ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो इनकी बात ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है। और इन्होंने ये आर्गू किया है कि एक डेमोक्रेसी में कोई भी निर्णय लिए जा रहे हैं तो उस निर्णय में सिर्फ एक्सपर्ट की एडवाइस मानना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस एक्सपर्ट एडवाइस को ह्यूमैनिटीज विषय से जुड़े हुए मुद्दों को भी शामिल करना पड़ेगा, बल्कि बैलेंस करना पड़ेगा, जिसमें पब्लिक ओपिनियन हो, जो पॉलिटिकल डिमांड हो, इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी करना पड़ेगा। और उन्होंने इसी आर्टिकल में एक चीज़ बताया है कि इबोला जैसी बीमारी से लड़ने के लिए सिर्फ साइंस काम नहीं आया था, कुछ लोगों को बिहेवियरल चेंज करने के लिए ह्यूमैनिटीज़ का सहारा लेना पड़ा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी बड़ी समस्याओं से लड़ने के लिए सिर्फ हार्ड साइंस का इस्तेमाल नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी जैसे विषयों को भी शामिल करना पड़ेगा। आइए अब हम बात करते हैं कि ये जो बड़ी पैंडेमिक रही है, कुछ लोग इसे ये मान के चल रहे थे कि अब तक जो भी ये बड़ी समस्या है, ये नेचर हमसे बदला ले रही है। क्या आपको भी लगता है? तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि फिर आने वाले समय में जो सरकारें हैं वो फिलॉसफी जैसे विषयों पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का जा रही हैं, लेकिन वो साइंस और हेल्थ सिस्टम से जुड़ी हुई चीज़ों पर कम इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं। और इस आर्टिकल में द गार्जियन में एक आर्टिकल छपा था युवल नोह हरारी का, जो एक इजरायली हिस्टोरियन है। तो इन्होंने ये आर्गू किया है कि क्या आपको भी लगता है कि जो पहले जब साइंस बहुत विशेष रूप से जो बायोलॉजी था वो और जो मेडिकल साइंस था वो बहुत
प्रगति नहीं कर पाया था, तो उस समय लोग ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी महामारियों को मान लेते कि हम तो बस ऑन द वैगरी ऑफ द नेचर हैं, नेचर जब चाहे तब हमें वाइप आउट कर सकती है, जब चाहे तब हमें मार सकती है और हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज के समय में भी क्या संभव है क्या? बिल्कुल नहीं, आज के समय में ये एकदम नहीं संभव है। और ऐसे में क्या, और ये डिबेट इसलिए भी है ना कि ये जब इतनी बड़ी बीमारी हुई और कोई वैक्सीन नहीं है, तो लोग ये मान के चलने लगे थे कि भाई नेचर जो चाहे वो कर दे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले समय में ये कहते हैं क्या ये जो एटीट्यूड है ये बरकरार रहेगा क्या? ये आर्गू करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम साइंस में बहुत आगे चले गए हैं, और अगर मौतों के लिहाज से देखा जाए तो अभी मौतें बहुत ही कम हुई हैं। तो ऐसे में हम परेशान क्यों हो रहे हैं? ये निराशावादी क्यों अप्रोच है? इनका ये कहना है कि हम मेडिकल साइंस में इतना आगे चले गए, इसके बावजूद भी हम अभी अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं। इसकी वजह से हमें में निराशा है, लेकिन आने वाले समय में हम अपने लाइफ को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और आशावादी होंगे, और विशेष रूप से हम फिलासफी पर ज़्यादा इन्वेस्ट न करके हम मेडिकल साइंस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या इस पैंडेमिक की वजह से ग्लोबल स्तर पे भारत को एक लीडरशिप का अवसर मिला है क्या? ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चाइना अपने कुछ गलत पैटर्न की वजह से विश्व बिरादरी में उसे लेकर एक अविश्वास का भाव पैदा हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से कोरोना वायरस इमर्ज हुआ और उसे वो किस तरीके से हैंडल कर रही थी और कितना ये डेडली है ये वायरस, इसे लेकर और उससे जुड़े हुए जो जितने डेटा थे वो और विश्व के लोगों के साथ शेयर नहीं किया, और ना ही इसकी जो खतरनाक संभावना थी उससे विश्व बिरादरी को अवगत कराया। ऐसे में उसे लेकर विश्व बिरादरी में एक तरीके का अविश्वास पैदा हो गया है, जो कि चाइना ये एक बड़ा प्लेयर था। इसके अलावा अमेरिका एक बड़ा प्लेयर। तो वहाँ पे लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से वहाँ की कुछ यूँ कहें कि मूर्खता की वजह से, और वहाँ का जो सिस्टम था एक प्रकार से कोरोना जैसी बड़ी समस्या से लड़ने के लिए लगभग फेल साबित होता जा रहा है। अगर वो चाहता तो इसे रोक सकता था, लेकिन वहाँ की ट्रम्प जैसे नेताओं के कुछ गलत वक्तव्यों की वजह से, जैसे वहाँ का जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जैसा कुछ है, वहाँ पे एक ऐसे जो पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उसका कोई सेल था, उन्होंने आके उसे हटा दिया था। उन्हें लगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी से कैसे जुड़ता है। तो इतनी बड़ी जो समस्या थी वहाँ वो नहीं समझ पाए, और लोग हल्के में भी लिए। इसकी वजह से वहाँ केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और मौतों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसे में विचार किया जा रहा है क्या आने वाले समय में इंडिया के लिए ग्लोबल स्तर पे लीडरशिप के लिए क्या कोई मौका मिलने वाला है क्या? अब आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारत ग्लोबल स्तर पे एक ग्लोबल लीडरशिप के लिए प्रयास कर सकता है। क्यों? क्योंकि भारत की इमेज हमेशा एक विश्वसनीय देश के रूप में रही है, और अगर ये अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को मिला लेता है और एक ग्रुप बना लेता है, अकेले नहीं बल्कि एक ग्रुप बना लेता है, तो ग्लोबल स्तर पे एक लीडरशिप के लिए तैयार हो सकता है। तो इस पैंडेमिक का असर महिलाओं पर क्या पड़ने वाला है? जैसा कि इसमें लिखा है वुमन एज ए जेंडर इज अ सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी। तो ऐसे में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। इस सोशियो कल्चरल एप्लीकेशन के तहत इन्हें बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। जैसा कि आपको मालूम है लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी बंद है, महिलाओं को घर के अंदर ही रहना पड़ रहा है। अलग बात है पुरुषों की तरीके से ही, तो लेकिन इस पैंडेमिक का भार पुरुषों की तुलना में महिलाओं पे ज़्यादा असर पड़ने वाला है, नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये इससे पहले भी इनफॉर्मल इकोनॉमी जो केयर इकोनॉमी में इंडल्ज रही हैं, और अब और ज़्यादा होंगी। इन्हें और ज़्यादा समय केयर इकोनॉमी पे देना होगा। इसके अलावा ये चीज़ इसी से जुड़ती है जो एथिक्स ऑफ केयर है, अब हो सकता है और डेवलप हो। जो यंगर गर्ल्स हैं उनके अंदर ये जो एथिक्स ऑफ केयर हो सकता है और ज़्यादा इन्हें अपनी माताओं को देख के और डेवलप हो। इसके अलावा क्या अमेरिका और क्या पाकिस्तान, चाइना और एशियन कंट्री और कल्चर, ये तो अब अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में डोमेस्टिक वायलेंस का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो ऐसे महिलाओं को ये डबल बर्डन के रूप में आया है। घर का काम तो काम, इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस भी चलो। अब डोमेस्टिक वायलेंस क्या फिजिकल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, वर्बल हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है,
ये सारे चीज़ें जोड़ती हैं ये इस तरीके के वायलेंस। इसके अलावा अब चूँकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हैं और आने वाले समय में ये भी चिंता जताई जाती हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री बंद हो जिसमें महिलाएं भी काम करती रही हैं। तो ऐसे में अगर ऐसी इंडस्ट्री बंद होती हैं तो महिलाओं के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है और इनका जो फॉर्मल इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन है आने वाले समय में संभव है कि और कम। इसके अलावा हम देखेंगे कि इस पैंडेमिक का असर चाइल्ड एजुकेशन पर किस तरीके से पड़ने वाला है। जाहिर सी बात है, चाइल्ड एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए अब एकमात्र ही तरीका बचा है, वो है डिजिटल इंफ्रा पर आधारित ऑनलाइन एजुकेशन। लेकिन इस डिजिटल इंफ्रा किसके पास है? वो है, अब जैसे पहले पॉइंट है रूरल अर्बन डिवाइड। ये डिवाइड इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जितने रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे डिजिटल इंफ्रा लगभग मतलब पर्याप्त नहीं है, जो भी है पर्याप्त नहीं है। और जो अर्बन एरिया है वहाँ पे डिजिटल इंफ्रा लगभग ठीक ठाक है, तो वहाँ के जो बच्चे हैं उनका शिक्षा तो जारी हो सकता है, लेकिन जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनकी शिक्षा पे गलत असर पड़ने वाला है। इसके अलावा जो डिजिटल डिवाइड है रूरल अर्बन के बीच, ये एक कड़ी के रूप में काम करता है, एक टूल के रूप में काम करता है। इसके अलावा जो विभिन्न कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, इनके बीच भी इस तरीके का डिवाइड होगा। मतलब जो डेवलप्ड कंट्री में रहने वाले बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा है वो शायद उस स्तर पे डिसरप्ट ना हो जिस स्तर पे अंडर डेवलप्ड कंट्री के बच्चे हैं। इनकी लर्निंग जो पॉवर्टी है और घटने जा रही है आने वाले समय में, और हम उम्मीद करते हैं यूनेस्को जैसी संस्थाएं इस पर कुछ रिपोर्ट निकालेंगी। इसके अलावा जो पेरेंट लिटरेट हैं उनके बच्चे थोड़ा बहुत इस लॉकडाउन में कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, लेकिन उन पेरेंट्स के बच्चों का क्या जो अशिक्षित हैं? ऐसे बच्चे तो लॉकडाउन में कुछ सीख नहीं पाएंगे, कुछ भी नया नहीं करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो इंटरजेनरेशनल डिवाइड भी संभव है। ये जो पैंडेमिक है इसकी वजह से हो सकता है आने वाला 5-6 साल डिसरप्ट रहे, जो एजुकेशन सिस्टम है उससे डिसरप्ट होने की संभावना है। और ये डिसरप्शन विशेष रूप से जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, इन क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए डिसरप्शन हो सकता है आने वाले 5-6 सालों तक परसिस्ट करता रहे। ये बड़ा चैलेंज होगा ऐसे। इसके अलावा इस पैंडेमिक का असर आइए चर्चा करते हैं। इस पर लिखा तो नहीं है, सेक्स वर्कर्स पे क्या पड़ने वाला है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि लॉकडाउन में जितने अंडर प्रिविलेज्ड लोग थे, जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी थे, उन्हें तो इस समस्या का सबसे ज़्यादा सामना करना ही पड़ रहा है। लेकिन जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके लिए क्या? अब तो उन्हें इनकम का कोई माध्यम नहीं बचा और ना ही सरकार के आंकड़ों में उनका कोई खाता जुड़ता है। तो ऐसे में उनको जो मॉनेटरी बेनिफिट मिल सकती थी अब वो भी नहीं मिलने जा रही है। तो कुछ खबरें तो ऐसी आई कि वो कुछ लोग भूखमरी के शिकार भी होने के कगार पे हैं। तो सेक्स वर्कर्स पर इसका बहुत असर पड़ने वाला है, बहुत ही निगेटिव असर पड़ने वाला है। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो हो सकता है कि इन्हें मेंटल जो स्ट्रेस है उससे गुजरना पड़े इस पैंडेमिक की वजह से। लेकिन अब तक देखा गया है दिव्यांग अधिकतम घर के अंदर ही रहते थे, तो ये अब इनके लिए एक नया मौका है कि घर के अंदर ही रह के कुछ नया क्रिएटिव काम करें। यहाँ तक कि क्रिएटिव काम करने का मतलब कुछ एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ सकती है। अगर ये कुछ नया स्किल डेवलप कर सकें तो ऐसे दिव्यांग लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ सकती है। तो हो सकता है कि आने वाले समय दिव्यांगों के लिए कुछ अच्छा संकेत आए। इसके अलावा ये जो समाज में सोशल हायरार्की है इस पे क्या असर पड़ने वाला है? मैं सोशल हायरार्की का मतलब ये है कि कुछ एलिट क्लास होते हैं और कुछ हैं मास, कॉमन मास, पॉपुलस। तो इस पैंडेमिक की वजह से ये देखा गया है जो इसेंशियल सर्विसेज हैं। अब इसेंशियल सर्विसेज में क्या हैं? जैसे कि स्वीपर हुआ, और जो साफ़ सफाई करने वाले लोग हैं, एक इसके अलावा आम तौर पे जो कांस्टेबल हैं, और भी इस तरीके से जिसे कुछ ऐसी सर्विसेज जिसमें अधिकतम जो कॉमन पीपल हैं उनका पार्टिसिपेशन है। वो लॉकडाउन में जितनी इसेंशियल सर्विसेज हैं जिसके बिना हमारा जीवन सर्वाइव नहीं हो सकता, जैसे कि जो डिलीवरी बॉयज़ हैं ये भी तो इसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। तो ऐसे लोग
इस प्रकार के काम करने वाले लोग कहाँ से आते हैं? जो इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड जिनका बहुत ही लोअर है, ऐसे लोग इस लॉकडाउन में अपनी एसेंशियल सर्विसेज दे के हमारी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में इनके प्रति जो हमारा एक हे दृष्टि था, एक गलत नज़रिया था, मतलब एक बहुत सम्मानजनक नज़रिया नहीं था, क्या ये आने वाले समय में इसमें कुछ बदलाव संभव है क्या? देखिए, आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इनके प्रति जो नज़रिया है ज़्यादा सम्मानजनक निखर के आएगा। और आने वाले समय में इस पैंडेमिक का असर सामाजिक समरसता पे क्या असर पड़ेगा? हम बहुत सारे अधिकतम लोग गांव में रहते हैं और गांव में जानते भी हैं कि जब गांव का एक आदमी होता है या किसी क्षेत्र का आदमी होता है या किसी राज्य के एक आदमी होता है तो उससे अपना एक विशेष लगाव होता है। कहीं भी किसी बात करता है तो तुरंत वो एक भाव आ जाता है कि अपने गांव का है, अपने क्षेत्र का है। तो एक एक अजीब तरीके का इमोशनल बॉन्डिंग होती है। लेकिन बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो बाहर गए थे या माइग्रेंट वर्कर्स के अलावा और भी कुछ लोग जो बाहर गए थे और ऐसी बड़ी सिटीज़ में अब तक रह रहे थे जहाँ पे कोरोना वायरस अपना पाँव पूरी तरीके से पसार चुका है। फिर ऐसे शहरों से जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है गाँव की तरफ, ऐसे क्षेत्रों में वहाँ के लोग ऐसे लोगों को एक अलग दृष्टि से, एक संशय की दृष्टि से देखने लगे हैं। ऐसा लगने लगा है कि ऐसे ऐसे लोगों को डर हो रहा है कि ऐसे लोग अगर इतनी बड़ी सिटी से आएँ तो संभव है कि कोरोना वायरस लेके आएँ। तो पहले जो ये कहा जाता था कि मेरे वतन की मेरे वतन से चिट्ठी आई है, मतलब एक गाँव की जो चिट्ठी आई है उससे जो एक इमोशनल बॉन्डिंग थी, शायद वो अब इस हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से वो सोशल बॉन्डिंग उस स्तर की नहीं रह गई है। बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि गांव को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि तुम गांव के सदस्य हो सकते थे लेकिन फ़िलहाल अभी तुम्हारा इस गांव में कुछ लेना देना नहीं है। आइए अब इसके अलावा और देखते हैं कि इस पैंडेमिक का असर यूथ मैरिज पे क्या असर पड़ेगा। ये विचार मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मैं कोई खबर पढ़ रहा था जिसमें ये मैं देखा कि यूएसए में जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है संभवतः वो कुछ 40% के आसपास कम हो गया है। तो और तो अब इसका असर भारत जैसे देशों में क्या पड़ने वाला है? असर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं उसके लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ मेंटेन करना बहुत मुश्किल है ऐसी शादी करने के लिए। और जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन गाइडलाइंस हैं उसके तहत तो कुछ राज्यों में 5 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा भी नहीं हो सकते हैं, जबकि हमारे यहाँ धूम धड़ाके से ज़बरदस्त लोगों की भीड़ में शादी होती है। तो ऐसे आने वाले समय में लोग शादी करने से कतराएंगे भी। और इसके अलावा ऐसा क्यों है? जैसे क्रिश्चियनिटी है या अन्य जो देश हैं वहाँ पे बस उनके जो ब्राइड और मतलब जो ग्रूम्स हैं बस उनके माता पिता आ जाएं, परिवार के लोग आ जाएं, कुछ 15-20 लोग होंगे और जाके चर्च या किसी अन्य जगह आप शादी कर लीजिए, हो गई। लेकिन यहाँ पे तो जब तक लोगों का हुजूम इकट्ठा ना हो तब तक शादी में मज़ा ही नहीं आता। और इसके अलावा ये सब मिला जुला के ऐसे देखा जाए तो ये थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे शादी की विधि विधान को आगे बढ़ा पाना। तो विशेष रूप से ये जो यूथ लोग हैं इनके लिए थोड़ा ये समस्या हो सकता है आने वाला 5-6 साल। मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूँ, 5-6 साल हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-1.5 साल में सब कुछ सही हो जाए, लेकिन ये संभव दिखता नहीं है। इसके अलावा ये शादी की प्रक्रिया में कॉलेजों का खुलना भी जुड़ता है, क्योंकि जब कॉलेज खुलते हैं तो जाहिर सी बात है वहीं पर लड़के लड़की मिलते हैं और कुछ लोग शादी की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा लेते हैं। तो जब कॉलेज ही बंद हैं तो मिलना जुलना कम, पार्क खुलना बंद, पब्लिक प्लेसेस खुलना बंद, शॉपिंग मॉल खुलना बंद। तो ऐसे में यूथ मैरिज है उस पर असर पड़ने वाला है। इसके अलावा मान लीजिए, और इसके अलावा कई लोग एक दूसरे से मिलने के लिए भी थोड़ा परेशान, मतलब संशय की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि ये जो कोरोना से संक्रमित होने की जो पोटेंशियल है बहुत ही ज़्यादा है, एक कॉमन फ्लू इतना ज़्यादा है। तो ऐसे में ये लोग ये कह रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड स्पीड ऑफ इन्फेक्शन की वजह से लोग एक दूसरे से मिलना जुलना भी कम कर देंगे। तो ऐसे में ये भी आने वाले समय में यूथ मैरिज के लिए थोड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। थैंक यू।